बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, हुकूमत घर जाएगी या अपोजिशन? इस वक्त ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चेमोगोइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, बल्कि अगर ऐसा कहें कि अफवाहों का जुमा या हफ्ता या इतवार बाजार लगा हुआ है तो गलत ना होगा। एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च जो 27 फरवरी को सिंध से जिसका आगाज हुआ और होता हुआ वो पंजाब में दाखिल हो चुका है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ पड़ाव डाला है और आज नासिर बाग में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना खिताब भी किया, जलसा आम अगर आप कह लें उसको, या लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब किया। ये वो सारी बातें कोई नई बात नहीं है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ये वही रूटीन की जो बातें जो वो करते चले आ रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म जो है वो खुद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, वरना वो इस्लामाबाद पहुँच के खुद उनसे जो है वो उनको घर भेज देंगे। ये वो एक चीज़ है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अपोजिशन की जो जमातें, अपोजिशन के जो बड़े हैं, वो भी सर जोड़ कर बैठे हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, लेकिन एक बात बड़ी अहम है, बिलावल भुट्टो ने आज बात की है। एक और भी जो चीज़ हुई, नदीम अफजल चंद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लौट कर आ गए, उनको वेलकम किया गया। बिलावल ने एक बात की है कि एक जो नंबर गेम्स हैं उसके साथ साथ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी बहुत अहम हैं, यानी हुकूमती इत्तेहादियों के ऊपर भी तकिया है। अब देखना ये कि कौन सा ऐसा इत्तेहादी है जो टूट कर अपोजिशन के आंगन में आकर गिरता है। उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका भी जो हुकूक सिंध मार्च है वो भी चल रहा है सिंध के अंदर। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मिल्सी में आज खिताब किया, एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे से खिताब करते हुए कहा यह गया कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब खर्च करेंगे और साथ ही साथ जो है वो कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब के लिए तरमीम वो भी पेश करेंगे। लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने पहले 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी, उसके बाद 5 रुपये बिजली की यूनिट्स के अंदर जो है वो कमी कर दी। इन सारी सूरत हाल के साथ साथ जो पेशकशें की जा रही हैं, हुकूमत ने अर्ली इलेक्शन की पेशकश की है, उसके अलावा जो अरकान असम्बली हैं, जो मेंबर नेशनल असम्बली है, उनको बैरून मुल्क दौरों की दावत दी जा रही है, उनको पेशकशें की जा रही हैं। तो ये सारी पेशकशें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत घबरा रही है, घबरा गई है, ये जो पूरी मूव चल रही है, बहरहाल नर्व्स का गेम है इसके अंदर। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जनाब वो एक खिलाड़ी और आखिरी ओवर तक वो लड़ते हैं, तो देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंच रहा है वो क्या करेगा, कितना प्रेशर डालेगा हुकूमत के ऊपर, और अपोजिशन कौन सी तारीख चुनती है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और उसका होमवर्क कितना मुकम्मल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गो कि वो दावा ये कर रही है कि होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन ये बातें तब मालूम होंगी जब ये होमवर्क जो है वो नजर भी आएगा ग्राउंड के ऊपर। आज इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाजुल हक साहब, जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के हैं, और उनसे हम इसके ऊपर बात करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे, और सीनियर तज्जियाकार हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, उनसे भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये जो तहरीक अदम एतमाद है, लॉन्ग मार्च है, नंबर गेम है, ये इन सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है क्या हुकूमत घबरा रही है? देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी वो ये जाहिर कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर थोड़े से घबराए हुए हैं। अच्छा, देखना, जब वो कह रहे थे कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं क्या हाल करूंगा, और फिर फजलू और फिर जरदारी और फिर ये, अगर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते तो वो तो कोई अपनी गवर्नेंस पे और उस पर बात करते, अपने अगले रोड मैप पे बात करते, जो महंगाई कम की है उसके ऊपर बात करते, फॉरेन पॉलिसी पे तो बात की है उन्होंने। वो बहुत ज्यादा ऊपर फोकस थे वो आज ऑपोजिशन पर और अदम एतमाद पर। इस पे लगता है कि कहीं वो उनके ज़हन पे बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त अदम एतमाद का। अगर कोई दबाव ना होता तो वो इसे बहुत कैजुअली ले रहे होते। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये दबाव अपोजिशन पर भी तो है कि नंबर गेम के साथ साथ बिलावल कह रहे हैं कि जो अलाइज हैं गवर्नमेंट के, उनकी मौजूदगी भी बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। तो दबाव तो अपोजिशन के ऊपर भी होगा ना कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर क्या करेंगे, घर जाना पड़ेगा, पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। इलेक्शन तो होना ही है ना अगले साल। कोई इमरान खान
सच में नाकामी की सूरत में क्या है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा। और जो पिछले 10 ज़िमनी इंतखाब इमरान खान पर हारे हैं, तो अगले ज़िमनी इंतखाब वो जीतना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि जो वोट बैंक और जो गैलप के और जो ओपोर के सर्वेज जो बता रहे हैं, वो सारी टेबल्स टर्न हो जाएंगी और लोग रातों रात जो है वो माइंड चेंज करके दूसरी तरफ वोट डालना शुरू कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई वोट बैंक पे इम्पैक्ट होगा अदम एतमाद का। अच्छा, आप कह रहे हैं वोट बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में या नाकामी की सूरत में? दोनों सूरतों में। मतलब अगर कामयाब भी हो जाती है तो जिस पार्टी का जो वोट बैंक है वो वहीं खड़ा रहेगा, किसी पार्टी को उसका एज नहीं मिलेगा। ठीक हो अगर नाकाम भी हो जाती है तो जिस पार्टी का जो वोट बैंक है, ये एक पार्लिमानी सियासत है, इसका अवामी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये आपका तज्जिया है। अगर अदम एतमाद के हवाले से क्राउड को, मासेस को चार्ज किया जा रहा है, उनमें उम्मीद और दिलाई जा रही है, और उसके बाद अपोजिशन भी अगर इसकी नाकामी का सामना करती है, तो फिर यकीनन आवाम के लिए तो वो एक बात होगी जो उनके पीछे इसी मामले के ऊपर निकल रहा है। एजाजुल हक साहब, मैं आपकी तरफ ऑपोजिशन, मैं जवाब देना चाहूंगा, ऑपोजिशन की सिर्फ एक जमात कर रही है, बाकी जमातें तो आराम से घर बैठी हैं। फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून और बाकी सब, सिर्फ पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च कर रही है और बाकी तो उसमें शरीक भी नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक जमात कर रही है अपनी एक्टिविटी, बाकी पूरी ऑपोजिशन नहीं कर रही। चले, यानी एक को तकलीफ ज्यादा है, बाकी अपोजिशन कहती है जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। एजाजुल हक साहब, मुझे जरा बताइएगा सर, ये हो क्या रहा है वैसे इस वक्त जो अपोजिशन का जो किरदार है? अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सारे सर जोड़कर बैठे हैं। ये नंबर्स गेम के साथ साथ ये नंबर गेम का मामला क्या है? क्या वाकई अपोजिशन जिस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने नंबर गेम पूरे कर लिए हैं, अब क्या उनकी नजर इत्तेहादियों के ऊपर है कि कोई इत्तेहादी टूट कर उनके आंगन में आ गिरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ दो बातें जो मेरी समझ में आ रही हैं कि अगर वाकई में इन्होंने अदम एतमाद करना है और हुकूमत को ख़त्म करना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सिंध असेंबली इनके पास है, इस सिंध असेंबली को तोड़ें सबसे पहले और कहें जी हमने सिंध असेंबली तोड़ दी, आए सब मैदान में अब इलेक्शन करवाते हैं। मतलब कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। यानी सिंध में जहाँ सबसे बैड गवर्नेंस हो रही है, जहाँ पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा है, वहाँ तो आप तवज्जो दे नहीं रहे कि भाई कोई गवर्नेंस को बेहतर कर दें, कोई इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर कर दें, कोई दीगर मामलात को सही कर दें। लेकिन इस्लामाबाद की हुकूमत हमने जाके गिरानी है, क्यों? अभी इसका समझ नहीं आ रही। और फिर जिस तरह से ये अपोजिशन चल रही है, मुझे तो लगता है कि इनके पास ना नंबर्स है ना नंबर्स गेम है, वो नंबर्स और नंबर्स गेम कहीं और है और कोई इसमें वाज़ेह चीज़ सामने नजर नहीं आई। मुझे ये बताएं कि फजलुर रहमान में, शहबाज शरीफ में, जरदारी में और बिलावल में क्या चीज़ कॉमन है? मेरे नज़दीक तो एक चीज़ कॉमन है कि फजलुर रहमान साहब तो कह दिया था ना जब इनका कहा कि भाई केसेस सामने लाएंगे कि मैं GHQ के आगे धरना दे दूंगा। बाकी जरदारी साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था जब इन्होंने PDM को ख़त्म कर दिया है, किस्म का PDM से बाहर निकल गए, तो वो केसेस जो उनके थे थोड़े पेंडिंग हो गए। अच्छा, आप कह रहे PDM को फ्यूज करने पे पीपल्स पार्टी ने कोई डील की और उसके फवायद मिले उन्हें? नहीं तो आपको ये मतलब कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सारी दुनिया को ये मालूम है। ठीक है, यानी क्या वजह थी कि जरदारी साहब PDM से बाहर निकले? क्या कोई उन्होंने तीर मार लिया बाहर निकलकर? सिर्फ उन्हें कहा गया था भाई कि PDM के गुब्बारे से हवा निकालनी है, मेहरबानी करें। तो बात ये कि एजाजुल हक साहब, आपकी इसी बात से मेरा एक सवाल है, मैं जरा चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। अगर उस वक्त उन्होंने गुब्बारे से हवा निकाली, तो ये इस वक्त गुब्बारा जो फुलाने की एक्सरसाइज हो रही है, वो किस प्याली में तूफान का पेशखीमा है? वो तूफान ऐसा है कि सब चौधरी शुजात की तबीयत पूछने के लिए जा रहे हैं 7, 8, 9 साल के बाद। पहले तो उनको कहीं नजर नहीं आया कि चौधरी साहब बीमार है। मैं उनको बहुत अरसा पहले मिलकर आया, फिर मिलकर आया मैं। उसके बाद जब उनकी सेहत नहीं थी, फिर मैं अस्पताल में गया उनको मिलने के लिए। वहाँ तो मैंने देखा कि कोई शहबाज शरीफ नहीं आए, कोई जरदारी नहीं आया, कोई बिलावल नहीं आया उनको देखने के लिए। आज सारे जा रहे हैं उनको मिलने के लिए। तो ये कौन उनको कह रहा है कि आप जाएं मिलने के लिए? कौन कह रहा है शहबाज शरीफ को कि 14 साल के बाद आप जाएं और चौधरियों को सलाम करके आएं? तो ये मतलब इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि
इनमें से जो हमारी लीडरशिप है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है नहीं वो कि नहीं किसी चले को चले वो मुलाकात तो चले, आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, चले फिर वो आपका जो इशारा है वो भी बड़ा वाज़ेह है, तो फिर फायदा क्या है इसका, यानी चौधरी साहबान से मुलाकात का फायदा किसे है फिर? फायदा तो मुझे नहीं मालूम किसको होगा। मुझे तो लगता है कि किसी के हाथ कुछ नहीं रहना। मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब भी घर चले जाएंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं खान साहब की जगह आज हूँ, जो मुल्क के हालात हैं, जो इकॉनमी के हालात हैं, जो बैनुल अक़वामी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, मैं तो कहता यार आओ तुम चला लो हुकूमत, 1.25 साल तो फिर इलेक्शन में देखेंगे कि क्या करते हैं। इनसे हुकूमत चलनी है, यानी कि वो एक मजमा लगा हुआ है, कौन कौन बनेगा, बंदर बांट जिसको नहीं कहते कि जी आपकी पार्टी का वजीर आजम होगा, हमारी पार्टी का स्पीकर होगा, जो इत्तेहादी हमारे साथ आ जाएगा उसको वजीर आला बना देंगे, सिंध की असम्बली को हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी सारे पाकिस्तान पे हम जाए आगे कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी मुझे ये समझाए ना। और बिलावल भुट्टो जरदारी 3,000 से 4,000 लोगों को सिंध से साथ लेकर आए हुए हैं। कल आप अगर यहाँ लाहौर में देख लेते कि जब ये बैरिया टाउन पहुंचे हैं तो कोई गाड़ी ऐसी थी जिसपे पंजाब का नंबर था, सारी सिंध नंबर की गाड़ियां गई, बसें गई, जो भी वहां से लेकर आए हैं। तो ये पटवारियों की, टीचरों की, हुकूमत की सियासत कर रहे हैं, जो ये माजी में भी करते आए हैं। और अब चले मुझे अफसोस कहना पड़ता है कि क्या इनके पास प्लान क्या है। इन्होंने कोई इकॉनमी का प्लान दिया है, इन्होंने कोई यूक्रेन के अंदर जो मामला जा रहे हैं उसका कुछ बताया कि जी ये होगा, पाकिस्तान जो है उसको जो खदशात हैं, जो बम के धमाके हो रहे हैं पेशावर के अंदर हुए, जो बलूचिस्तान में गेम खेली जा रही है, उसके बारे में किसी ने इनमें से बताया कि भाई ये चले मैं मसले आपकी इसी बात को मैं जरा आगे बढ़ा देता हूं। चले ये तो बात आपने कर दी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये जो सब कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेशावर के अंदर हुआ, ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, और इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद, क्या ये कोई गेम का हिस्सा है ये सारी चीजें, या फिर ये मामूल की जो सियासत है उसी वही वो प्याली के अंदर तूफान उठ रहा है, ये हो क्या रहा है ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड के मोहतरम एजाजुल हक साहब ने गेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा ये ग्रेट गेम है, ये ग्रेट गेम है जो पाकिस्तान में खेली जा रही है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे ये जो अपोजिशन लीडर हैं ये इस ग्रेट गेम का हिस्सा है। ये छोड़ दें ये लॉन्ग मार्च और ये लोग वहाँ से जो आए हैं। ब्रिगेडियर साहब ये ग्रेट गेम समझा दें जरा पहले, मैं तो फिर आप इस बात के ऊपर हूं कि जरा समझाएं ये ग्रेट गेम क्या है, और आप कह रहे हैं अपोजिशन इसका हिस्सा है, कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ये सडनली क्या हुआ है कि पिछले चंद दिनों से चाहे अमेरिका के डिप्लोमेट हों चाहे और फॉरेन डिप्लोमेट्स हों, ये क्यों बार बार फजलुर रहमान साहब से, शरीफ फैमिली से वगैरह इन सब लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं? क्या ये वेदर और गोल्फ की और चाय की पहली पे गप लगा रहे हैं वहां पे जाके? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को एक दफा फिर ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये लोग शामिल हैं, और जाहिर बात है इसका मकसद सिर्फ एक है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसने अमेरिकन को, इन लोगों को आंखें दिखाई हैं, आज भी उन्होंने क्या कहा, दो बातें आप देखें, ये उनके जो दो जुमले थे आज, बाकी तो छोड़ दें रवायती सियासी बातें। उन्होंने कहा हम ये ना समझे ईयू वाले कि हम आपके गुलाम हैं, नंबर एक। और नंबर 2 ये उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ड्रोन अटैक किया, और जो उन्होंने अपना जो गुस्सा उनको इमरान खान को सारा पता है कि इस वक्त अंदर ये डिप्लोमेट क्या खेल खेल रहे हैं। आपने एक बात कही है ब्रिगेडियर साहब, आपने एक बात कही कि अपोजिशन इस ग्रेट गेम का हिस्सा है, कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर आपने ड्रोन अटैक किया तो फिर आई टेल द एयरफोर्स पीएफ टू शूट यू डाउन। तो ये एक इस किस्म का गुस्सा उन्होंने जो है इजहार कर दिया अमेरिकन के साथ। अब कैसे, मैं ये जानना ये चाहता हूँ, कोशिश अब हमें ये करनी चाहिए कि क्या एश्योरेंसेस हम ये तीनों अपोजिशन पार्टी अमेरिकन को, ये डिप्लोमेट्स को दे रहे हैं कि जी अगर आप हमें पहुंचा दें किसी तरह वहां पे, खरीदो फरोख्त का हमें पैसे अगर फंड कर रहे हैं, जो भी उसकी भी बड़ी खबरें आ रही हैं, इफ वी कैन बाय पीपल आउट, ये वो करके बाय हुक और बाय क्रुक इमरान खान को निकाल दें, तो जनाब उसके बाद जो है फिर ये इन्होंने क्या इंश्योरेंस दिए, अमेरिकन को क्या इंश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे। और दूसरे एंगल से मैं इसका कह रहा हूँ
कि अमेरिकन और ये बाहर वाले लोग जो हैं वो इनसे क्या क्या मांग रहे हैं, कमिटमेंट्स क्या मांग रहे हैं कि जनाब अगर हम आपको लेके आते हैं तो फिर आपने ये 1 2 3 4 5 ये चीजें आपने हमारे लिए करनी है। हमारा इंटरेस्ट आप कैसे देखेंगे, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जी। हमारे अपना अफगानिस्तान वाले मामला, रीजनल इंटरेस्ट, चीन के मामला, सी पैक के मामला, देखें ये सारा इस वक्त बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है मेरी मेरी नजर में। और आज क्लियर हो गया अच्छा, इमरान मैं एक खान ब्रेक की। ले लूं आपसे ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे दोबारा आ जाता हूं आपके पास से, क्योंकि आप जो बात करें मैंने जरा इसके ऊपर मजीद आपसे पूछना है। उसके बाद मैं आगे एजाजुल हक साहब के पास और मुजम्मिल सोहवर्दी साहब की तरफ जाऊंगा। ये आपकी बात हो सकती है और उसके ऊपर साथ साथ ये भी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी के हवाले से इसके ऊपर भी मैं आपसे जरा सवाल करना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक मैंने लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एजाजुल हक साहब और मुजम्मिल सोहवर्दी साहब से ये तजिया हम ले रहे हैं इस सारी सूरत हाल का कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजाजुल हक साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, अभी आपकी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से वैसे क्या कुछ था, कितने कॉन्फिडेंट थे वो, और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है और आपने जिसके बारे में बात की गेम की, ब्रिगेडियर साहब ने उसको ग्रेट गेम का नाम दे दिया, तो वाकई ये मामला ऐसा ही है? प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बारे में आ गए हैं और वो क्या कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं मैं कप्तान हूँ, खिलाड़ी हूँ, आखिरी बॉल तक डटूंगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई इस वक्त घबरा रहे हैं क्या? देखिए, घबराहट की बात नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर आप होंगे और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक आम आदमी से तो बहुत ज़्यादा होती है जी। तो जब उनको तो सब पता है कि ये गेम कैसे खेली जा रही है, कौन किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो मुझे याद आया था आपकी बात सुनकर, मुझे याद आ गया जब JIT का फैसला आया था नवाज शरीफ साहब के सामने, तो एक हफ्ता पहले मैं उनको, मतलब एक जुमा पहले मिला था मैं उनको। अच्छा। तो घबराहट तो वहां भी नजर आ रही थी क्योंकि रोजाना पेश हो रहे थे ग्रेड 17, 18, 19 के लोगों के सामने। तो बल्कि मैंने उन्हें कहा भी था जब मुलाकात हुई थी कि भाई आपने बेतुकीरी कर दी है इस ऑफिस की भी और इस कुर्सी की भी। तो वो उस वक्त वो भी घबराए हुए थे। लाजमी बात है, ये देखे ना, इन लोगों में कॉमन क्या है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही। जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना चाहते थे, जिन्होंने PDM तोड़ दी, जो एक दूसरे का पेट चाक करना चाह रहे थे, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, आज शीरो शक्कर हो रहे हैं सारे। नहीं, वो तो ये भी बातें आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग से होगा, स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा, दूसरे ओहदों के हवाले से तो अभी से डिवीजन चल रही है। अगर मैं इमरान खान की जगह होता, मैं सीरियसली ये मौजूदा सूरत हाल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कहता कि यार आओ, मेहरबानी करके 1.25 साल तुम हुकूमत चलाओ, बाद में देखेंगे इलेक्शन। इनसे आप समझते हैं हुकूमत चला सकते हैं? यानी अफसोस इस बात का हो रहा है कि एक चीज इनमें कॉमन है और वो है इनके केसेस जो कल्मिनेट होने जा रहे हैं, और इनको ये फिक्र है कि अगर वो कल्मिनेट हो गए तो ये अब वही NRO चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना कर दे अपने आप को, जिस तरह के 2007 नवंबर में हुआ था, दिसंबर में केसेस कल्मिनेट हो जाने थे स्विट्जरलैंड में, और कॉन्डोलीसा राइस रात को उठ के जनाब फोन कर रही थी मुशर्रफ साहब को, और बाद में मुशर्रफ साहब ने मुझे खुद बताया कि सबसे बड़ी गलती इजाज़त जो हुई है मुझसे, वो ये NRO जो मैंने किया है। और मैंने उन्हें कहा था कि हम सब आपको मना कर रहे थे कि ये ना करें आप, लेकिन वो तो उन्होंने कहा कि मुझ पर प्रेशर था। भाई, अगर आप मुल्कों के अंदर मुल्क को चलाना है, एक सोवरेन स्टेट को, और आप एक प्रेशर नहीं ले सकते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तो फिर आप ये मुल्क कैसे चलाएंगे? तो आपकी से जो मेरा सवाल है कि ये जो इस वक्त मूव चल रही है, लॉन्ग मार्च है, तहरीक अदम एतमाद है, क्या ये तमाम चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी? देखें, डिफ्यूज तो हो सकती हैं, मेरा ख्याल है डिफ्यूज तो हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त इसको डिफ्यूज करने के लिए बेटर सेंस हैज टू प्रिवेल। राइट, हो गया सर। मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। जरा फरमाइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिल्सी में बड़ा धुआंधार तकरीरें की और बड़ा क्राउड था वहाँ पे। दूसरी तरफ बिलावल साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं सिंध से टूवर्ड्स पंजाब और कुछ दिनों में इस्लामाबाद आने वाले हैं। कोई परेशानी है उनके लॉन्ग मार्च से और अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद की बातों से? लेकिन परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि NFC का जो पैसा सिंध में जा रहा है, ये अनोखा लाडला, इन्होंने सारे पैसे जो हैं सिंध के उठा के अपने लॉन्ग मार्च पे लगा दिए हैं। वहाँ पे कराची में, दूसरे सिंध में ना हॉस्पिटल्स का बजट है, ना गैस के बजट है, ना बिजली के
प्रोजेक्ट के बजट्स हैं, ना आपकी सड़कों के, नालियों के, गलियों के बजट्स हैं, स्कूल वहाँ पे बुरे हाल हैं, अस्पतालों का हाल नहीं। ये साहब जो है इन्होंने सारा पैसा उठा के सरकारी गाड़ियां लेके के पंजाब में आ गए हैं। और आप देखिए कि इस वक्त आप किसी को भेजे जरा कि पीसी में, आवारी में जो हमारे 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ सारी सरकारी गाड़ियों से भरे हुए हैं और सारे ये सिंध से लोग आए हुए वहाँ पे ठहरे हुए हैं। I mean, ये तो तमाशा है। ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके एनएफसी फंड्स जो हैं, जो सिंध को गया वो पैसा है, कैसे ये लोग इस तरह से उसको जो है वो खर्च कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल तमाशा लगा दिया है। तो फवाद साहब, ये जो 5 दिन का अल्टीमेटम ये दिया बिलावल साहब ने कि 5 दिन में मुस्ताफी हो जाए प्राइम मिनिस्टर, वरना वो बार बार ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, बड़े लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बल्कि वो काड़ा में तो उन्होंने कहा कि ये मार्च जो है मिलियन मार्च में तब्दील हो गया है। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ों को कैसे आप हैंडल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे इसको डिफ्यूज़ करेगी? वो आपके एमएनओज के जो है वो तोड़ने के और अपने साथ मिलने के हवाले से, नंबर गेम्स पूरी करने के हवाले से दावे कर रहे हैं। तो ये अपनी रिसर्च टीम को जरा लगाए ना कि ये बयान इन्होंने सबसे पहली बार कब किया, और आपको पता चले कि 13वीं दफा इन्होंने यही बातें कर रहे हैं। हमें उसका तो कोई नहीं कि आए, पहले भी लॉन्ग मार्च में आए थे, दोबारा आ जाए, पर प्रॉब्लम है कि ये सरकारी पैसे वहाँ पे ना लगाएं, और वो प्रॉब्लमेटिक है। उसके लिए वो आवाम का पैसा है, वो लोगों में जाना चाहिए। और बाकी तो आए, बैठे, हमारी तरफ से जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती हैं, वो तो उनका राइट। अच्छा, चंद साहब की वापसी की क्या वजूहत बनी फवाद साहब? बड़े वो एहतमाम के साथ आए थे। मेरे पास चंद साहब रात बैठे रहे और मैंने तुझे मशवरा दिया था कि अगर आपने पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस में हो जाए, वहाँ पे इस वक्त ज्यादा वोट जो है राहुल गांधी को शायद पंजाब में पड़ जाए, जितने बिलावल से जरदारी के, उनसे ज्यादा वोट शायद इस वक्त कांग्रेस। तो क्या जवाब दिया उन्होंने आपकी इस बात का? बस वो कहने लगे कोई नहीं, मेरी इज्जत नहीं है, तो वहाँ पे मेरी बड़ी इज्जत होगी। मैंने उन्हें कहा 24 घंटे होगी जब तक आप शामिल हो रहे, तो उसके बाद आप देख लें फौरन आप। अच्छा फवाद साहब, एक चीज मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूँ, आप जरा ये मौका भी है तो मुझे बता दें, ये नंबर्स के हवाले से क्या है? वो दावा बार बार कर रहे हैं कि ये आपके जो नंबर गेम्स पूरे हैं, यानी नंबर गेम्स तो यकीनन आप ही के लोगों को अपने साथ मिलाकर पूरे करने होंगे, और दूसरी तरफ उनकी नजरें आपके इत्तेहादियों के ऊपर भी हैं कि कोई एक आध इत्तेहादी उनके आंगन में गिर जाए। बात यह नंबर गेम पूरे है तो वो हुकूमत बनाए, बड़ी सिंपल बात है। और हम तो बिना बैठ के कह आगे अब ले आए, वो कभी 48 घंटे, कभी 5 दिन, कभी क्या, वो उसमें जो है वो उनसे बात बन नहीं पा रही है। बाकी ये है कि जी देखें, अगर नंबर पूरे हैं तो वो आए और अपनी हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ये डिफ्यूज कर देंगे आप इस अदम एतमाद को? इन विचारों से नहीं लाई जानी। देखें अभी तो देखो, इनमें हम देख ही नहीं रहे। इनसे आप पूछे ना कि इनका वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन है, 24 घंटे है, और इनकी लीडर 8 घंटे के लिए मरियम जो बिलावल जो है वो फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर है, फिर 8 घंटे के लिए शहबाज शरीफ और जरदारी जो है वो है, 4 घंटों के लिए बिलावल और वो है अपने मरियम। तो ये किस तरह से ये वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म की ये इलेक्शन है या ये कोई जो है यूनियन का इलेक्शन है? ये तो ऐसे राइट हो गया सर, राइट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम ऑन माय प्रोग्राम। एक ब्रेक लेंगे। मुज़म्मिल चौधरी साहब मेरे साथ लाइन पर आइएगा सर, क्योंकि ये बात अभी इस वक्त जो की है फेडरल मिनिस्टर साहब ने, वो कहते हैं जी इनसे तरीके अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। मैं आप ही की तरफ आऊँगा, आपसे बात करूँगा इस चीज़ के ऊपर। एजाजुल हक साहब आपका पॉइंट और ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट इस चीज़ के ऊपर लूँगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मुज़म्मिल चौधरी साहब जरा इस चीज़ के ऊपर बात कीजिएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब कोई तहरीक एतमाद नहीं ला सकेंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कामयाब हुई ना हम अपोजिशन में बैठ गए। आपने बात पूरी नहीं सुनी? जी नहीं, आपने बिल्कुल सुनी है, मैंने तो सवाल मुख्तसर किया। उन्होंने कहा फिक्र वाली कोई बात नहीं, अगर कामयाब हो गई तो हम अपोजिशन में बैठ। तो ये फिक्र अभी उसके अंदर मौजूद। अच्छा चले, ये मुझे बता दीजिए कि ये तमाम इस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा जनाब एक ग्रेट गेम का हिस्सा है सारी चीजें। ठीक है, मैंने ब्रिगेडियर साहब की पूरी बात सुनी। अब मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में हसास इदारे और सिक्योरिटी इदारों ने ग्रेट गेम की डेफिनेशन करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स रखी हैं, और हसास इदारे और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्हें ग्रेट गेम का कख पता नहीं। वो कही जा रहे हैं हम न्यूट्रल हैं,
और यहाँ रिटायर्ड ब्रिगेडियर कही जा रहे हैं कि अमेरिका ने पैसे डाल दिए हैं, कि फलां ने ये कर दिया। भाई अगर कर दिया है तो सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस इदारे उसके प्रूफ लेकर सामने आ जाएं। उसके लिए एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की तो जरूरत नहीं है ना, उसके लिए तो सर्विंग जनरल तो सर्विंग ब्रिगेडियर इस काम पर लगे हुए हैं और उनकी जिम्मेदारी है आईनी कि वो इस किस्म की हर साजिश को रोकें। और अगर वहां से ये कहा जाए कि हम न्यूट्रल हैं इस गेम में, तो इसका मतलब है इट्स अ फेयर गेम। अगर कोई इमरान खान को बेल आउट करने के लिए, हीरो बनाने के लिए उसको कोई शेख रशीद साहब कहते हैं दुनिया में कोई चीज न्यूट्रल नहीं होती है। पता नहीं इनके लिए नहीं होती होगी, हमारे यहाँ तो अंपायर न्यूट्रल ही होते हैं और वो हमारे यहाँ फौज न्यूट्रल होनी चाहिए और फौज का किरदार न्यूट्रल होना चाहिए। चले मैं ब्रिगेडियर साहब से बात कर लेता हूँ, आपने चूंकि बात की है तो मैं उनका भी जरा मौका दे देता हूँ बात करने के लिए। सर बात मुकम्मल हो लेने दें जी। ताकि इजाजुल हक साहब ने कहा कि इनमें कॉमन क्या है, हाँ। ठीक है, चौधरियों में और इमरान खान में कॉमन क्या है? सवायद के कि इमरान खान कहते थे कि वो पंजाब के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इमरान खान में और एमक्यूएम में कॉमन क्या है? सवाए इसके कि वो ये कहते थे कि ये फत्ताखोर हैं और इनके खिलाफ मुकदमे करके पीछे फिरते थे। तो इनके जिन्होंने हुकूमत बनाई हुई है इनके दरमियान कॉमन क्या है? वो जो इमरान खान साहब कहते थे, जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको कहते थे मैं उसको चपरासी नहीं रखूंगा। तो फिर कॉमन करने की बात इजाजुल हक साहब फेयर नहीं करने ना। अच्छा चले मैं ब्रिगेडियर साहब से, चले आपका पॉइंट आ गया, ये आपने अपना पॉइंट दे दिया कि जनाब ब्रिगेडियर साहब ये जो कमेंट कर रहे हैं और इसमें मैं आपका पॉइंट चाहूंगा, जो मुजम्मिल साहब बात करें कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? टाइम थोड़ी है, मेरी बात सुन लें। अगर ये बात अब बिल्कुल अया है, क्लियर हो गया पाकिस्तानी को कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज कर रही है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे दहशतगर्दी के वाकयात हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो वगैरह वगैरह, और जिस तरह उनकी मुलाकातें हो रही है विद द ऑपोजिशन लीडर, तो यहाँ पे जब रियासत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और रियासत के इंटरेस्ट की बात होती है, रियासत की स्टेबिलिटी की बात होती है, तो फिर वहां पे कोई चीज ऐसी न्यूट्रलिटी नहीं होती, ना होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी उधर उधर होती है, और जो मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो ये है कि बराह रास्त पाकिस्तानी सियासत में उनके कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो तो हम सब कहते हैं। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है ब्रिगेडियर साहब? नहीं, देखिए न्यूट्रल आप सिनेरियो के वाले से देखें ना, अगर पाकिस्तान के दुश्मन कामयाब हो जाए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और एस्टैब्लिशमेंट आंखें बंद करके सब कुछ देखती रही कि जी वो क्योंकि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जो नुकसान होता होए, तो फिर ये तो फिर कोई बात ना हुई। नंबर एक। दूसरी बात ये याद रखें, मैं कंक्लूड करूंगा, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं है कि पाकिस्तान का कोई ईमानदार बंदा हो। उनको चाहिए पीपल लाइक जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सदर रहमान, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो, जिनके एसेट्स बाहर हो, जिनको वो मरोड़ सकें, जिनको वो आर्म ट्विस्ट कर सकें, जो उनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में रख सकें। इमरान खान जैसा आदमी उनको सूट नहीं करता। ये चीज अपने पल्ले बांध लें। ये सारा मसला ही इस बात का है, जो कि खुद मुख्तारी की बात करे, सोवरेनिटी की बात करे, और और मुझे जनरल हमीद गुल का वो जुमला आज वीडियो मैंने देखी याद आ गया। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को वेस्ट की जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, इनको जब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो ये फिर आपसे आके बंदे के पुत्र की तरह बात करेंगे। एजाजुल हक साहब, योर लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट सर, मुझे बता दीजिएगा कि ये जितना भी पॉलिटिकल इस वक्त टर्मोइल चल रहा है ये कहां जाके डिफ्यूज होगा और कब तक डिफ्यूज होगा? एजाजुल हक साहब, जी एजाजुल हक साहब, आपने मेरा सवाल सुना है? मैं ये कह रहा था कि सोहरावर्दी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये निराली बात बहुत अच्छे तरीके से बता दी कि इमरान खान का और इत्तेहादियों में क्या कॉमन है। तो सियासत जो है वो अब नजरियाती नहीं रही, अब मुफादात की सियासत है। उन मुफादात में आप पाकिस्तान से बालातर होकर सोच ही नहीं सकते, आप अपनी जात के अंदर घुस गए से, और आपको इक़्तिदार चाहिए, चाहे वो किसी कीमत पर भी मिल जाए। जिसको आपने ये सही कहा इन्होंने कि उन्होंने ये बात की थी। मुझे याद है कि जब जमाली साहब को वोट देना था वो सबसे पहले मेरे घर आए थे, और हम 4 लोगों का इत्तेहाद था, मेरा, ताहिरुल कादरी का, हामिद नाजिर चट्टा का और इमरान खान का। हम तीनों ने जमाली साहब का साथ दिया। इमरान खान ने कहा मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा साथ क्योंकि चौधरी आप लोगों के साथ हैं। तो आज उनके साथ बैठे में। अच्छा सर, 30 सेकंड में एजाजुल हक साहब बता दीजिए, मेरा जो सवाल था कि ये कब तक पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा और डिफ्यूज
कब तक हो जाएगा, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत रहे ना रहे और ऑपोजिशन में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। राइट, हो गया। ये बहुत आज शुक्रिया आपका इजाजुल हक साहब, ब्रिगेडियर फारूक हबीब साहब और मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।